नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियां जो होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों क्या करना है, उल्लेख करना है। यानी कि जो भी आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियां होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों क्या करना है, उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवादी कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनवादी कविता क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जनवादी कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। यानी कि जो जनवादी कविता होती है और जो जनवादी कविता की प्रवृत्तियां होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको जनवादी कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन कविता क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। यानी कि समकालीन कविता की जो भी प्रवृत्तियां होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ के जन्म काल के संदर्भ में विभिन्न मतों को संक्षेप में लिखिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ के जन्म काल के संदर्भ में जो भी विभिन्न मत है, यहाँ पर दोस्तों आपको उन मतों का क्या करना है, संक्षेप में यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों आपको अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो ने धार्मिक शिक्षा किससे ली थी। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है, खुसरो ने धार्मिक शिक्षा किससे ली थी। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने धार्मिक शिक्षा किससे ली थी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कवितावली है, कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको कवितावली में छंदों की जितनी भी संख्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको छंदों की संख्या के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर दास है, कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर की रचनाओं का पहले संग्रह के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी किस काल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो बिहारी है, बिहारी किस काल के कवि हैं, यानी कि उनके काल के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के निबंधों के नाम बताइए। यानी कि दोस्तों जो निराला है, यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के निबंधों के नाम बताना है। यानी कि निराला के जो भी निबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के निबंधों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध किस प्रकार के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध किस प्रकार के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मुक्ति बोध के बारे में बताना है कि मुक्ति बोध किस प्रकार के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस शतक में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो धर्मवीर भारती है और जो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस शतक में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं किस शतक में प्रकाशित हुई थी। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो मुक्ति बोध है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुक्ति बोध की काव्य की भाषा पर प्रकाश डालना है। यानी कि मुक्ति बोध की काव्य की जो भी भाषा है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुक्ति बोध की काव्य की भाषा पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि दोस्तों जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। यानी कि महादेवी वर्मा के काव्य की जो भी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
निराला के छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों जो निराला है यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के छायावादी काव्य की विशेषताएं बताना है। यानी कि निराला के जो भी छायावादी काव्य हैं यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के छायावादी काव्य की विशेषताएं बताना है। यानी कि निराला के छायावादी काव्य की जो भी विशेषता है यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के छायावादी काव्य की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भी भाषा है यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पठित अंशों के आधार पर जायसी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पठित अंशों के आधार पर जो जायसी हैं यहाँ पर दोस्तों आपको जायसी की काव्यगत विशेषताएं बताना है। यानी कि जायसी के काव्य की क्या विशेषता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसीदास की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। यानी कि तुलसीदास की जो भी समन्वय भावना है यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसीदास की समन्वय भावना पर क्या करना है, संक्षिप्त में निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों सूरदास जी हैं यहाँ पर दोस्तों आपको सूरदास जी के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। यानी कि भ्रमर गीत की जो भी विशेषता है यहाँ पर दोस्तों आपको भ्रमर गीत की विशेषताओं पर क्या करना, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी सिद्ध कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यापति हैं विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि जो विद्यापति हैं विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवादी काव्य हैं यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में बताना है। उसके बाद दोस्तों उसकी विशेषताओं को बताने के बाद क्या करना है, आगे दोस्तों आपको हिंदी काव्य क्षेत्र में उसका जो भी योगदान है यहाँ पर दोस्तों आपको उसके योगदानों के बारे में बताना है। यानी कि प्रयोगवादी काव्य की जो भी विशेषता है यहाँ पर दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य के योगदान के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी नवगीत है यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करना है और हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आदिकाल के विभिन्न नामकरण की विवेचना करते हुए शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदिकाल के विभिन्न नामकरण है यहाँ पर दोस्तों आपको आदिकाल के विभिन्न नामकरण की विवेचना करते हुए क्या करना है, शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर क्या करना है, विचार करना है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो आदिकाल के विभिन्न नामकरण है यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आदिकाल के विभिन्न नामकरण की विवेचना करना है, यानी कि उसके बारे में लिखना है और आगे क्या करना है, आगे दोस्तों आपको शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की क्या करना है, सार्थकता पर विचार करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रीति काव्य का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है यहाँ पर दोस्तों आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रीति काव्य का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो रीति काव्य है रीति काव्य का मूल्यांकन कैसे करना है, रीति काव्य का मूल्यांकन आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो छायावादी काव्य होता है यहाँ पर दोस्तों आपको छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी कि छायावादी काव्य की जो भी प्रमुख विशेषता होती है यहाँ पर दोस्तों आपको छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर दास जी है यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर दास जी की सामाजिक भावना पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी कि कबीर दास जी की सामाजिक भावना के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घानानंद है यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं के बारे में बताना है। यानी कि घानानंद के जो भी विरह वर्णन की विशेषता है यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं के बारे में बताना है, यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिए। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू।